हरे कृष्णा। वास्तु एस्ट्रो क्लासेज में मैं आचार्य वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने एक प्रश्न पूछा है कि हम किस प्रकार से ये देख सकते हैं कि हमारी पत्रिका में संन्यास योग है, या हम अगर अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहें तो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस पत्रिका में होते हैं या वैदिक ज्योतिष में होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमारा संन्यास की ओर हमारा जीवन जो है वो बढ़ेगा या हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति मिलेगी या सफलता मिलेगी। देखिए मित्रों, यहाँ पर एक बात समझने की बात यह है कि हमारे जीवन में जो संन्यास होता है वो एक तरह से सभी इच्छाओं को दमन करने से हमारे जीवन में हमारा संन्यास जो है वो अग्रसर होता है, या हम जब उन इच्छाओं को त्याग देते हैं तभी हम संन्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि संन्यास की ओर बढ़ने का सीधा सा अर्थ है कि संन्यास एक तरह से मृत्यु का अस्तित्व ही है। इस सांसारिक सुख में रहते हुए मृत्यु के अस्तित्व को ही संन्यास कहा जाता है। तो आपको मैं ज़रूर इस बात के बारे में या इस बात की हम चर्चा ज़रूर करेंगे। इस श्रृंखला को मैं थोड़ा 2 वीडियोज़ में कवर करने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल सके और दूसरों तक भी शेयर करने का इसको प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि सन्यासी प्रवृत्ति होना या सन्यास की तरफ अग्रसर होना, इसका सीधा सा अर्थ है कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अल्प आहारी होते हैं, बहुत कम मात्रा में नींद लेते हैं और हमेशा ईश्वर की या प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। सांसारिक सुखों से उनका मोह जो है वो भंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको सन्यासी कहा जाता है। और यहाँ पर सीधी समझने वाली बात यह है कि एक सन्यासी व्यक्ति और एक भौतिकतावादी व्यक्ति कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। इसका तात्पर्य यह है कि संन्यास या आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति कभी एक साथ नहीं हो सकती। इन दोनों में से आपको एक मार्ग को चुनना होगा और उसी मार्ग पर प्रशस्त रहना होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ अलग परिणाम देख सकते हैं। तो इसी स्थिति को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे योगों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो मीन राशि है वो रहस्यमय राशि है और मीन राशि में शुक्र जो है वो उच्च के हो जाते हैं। और मीन राशि में यदि शुक्र और बृहस्पति एक साथ बैठे हों, अब क्योंकि मीन राशि के जो मूल ग्रह हैं वो बृहस्पति देव हैं, तो मीन राशि में अगर शुक्र और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं तो ये व्यक्ति के अंदर आंतरिक शक्ति का अनुभव कराते हैं। एक तरह से व्यक्ति के भीतर आंतरिक शक्ति पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संन्यास के योग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे चलने के योग बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि यदि आपकी पत्रिका में मीन राशि में, जो कि एक रहस्यमय राशि है, यदि उसमें बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो एक बहुत अच्छा संकेत है। वैदिक ज्योतिष में काल पुरुष की पत्रिका में चतुर्थ भाव जो है वो हमारी प्रतिभा, यानी कि हमारी जो शक्ति है, प्रतिभा शक्ति है, उसका सबसे पहला भाव होता है। तो प्रतिभा शक्ति का सबसे पहला भाव जो है वो चतुर्थ भाव है। उसके पश्चात जो नवम भाव है वो हमारी पत्रिका में हमारी आंतरिक शक्ति का दूसरा भाव है। और जो 12वां भाव है वो हमारी पत्रिका में रहस्यमय प्रतिभा की परिपक्वता का अंतिम भाव है। तो इन तीनों भावों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। इन तीनों भावों के प्रबल हुए बिना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इन तीनों भावों को देखना है। चतुर्थ भाव, उसके बाद आपका नवम भाव और उसके बाद आपका द्वादश भाव। इनको देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके प्रबल ना होने की अवस्था में संन्यास के अध्यात्म के योग बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि हमारा पंचम भाव कैसा है। अब देखिए, पंचम भाव जो है वो हमारे IQ लेवल को डिनोट करता है, यानी कि हमारी सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। 9वां भाव जो है वो हमारी सुपर इंटेलिजेंस को दर्शाने का प्रयास करता है, यानी कि हमारी सुपर इंटेलिजेंस, हमारा जो इंटेलिजेंस का स्तर होगा वो कितना बेहतर होगा वो नवम भाव से देखा जाता है। और तृतीय भाव जो होता है, तीसरा भाव जो होता है, वो निम्न स्तर की बुद्धि को या कम बुद्धि को दर्शाने का प्रयास करता है। तो किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में पंचम भाव, नवम भाव और तीसरा भाव, ये तीनों भाव प्रबल होने चाहिए।
यदि ये तीनों भाव प्रबल अवस्था में होंगे तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है या उसको आसानी से सफलता मिलती है। क्योंकि अगर आपकी पत्रिका में पंचम भाव, नवम भाव और तृतीय भाव पीड़ित हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पाश्विकता उत्पन्न हो जाती है, ऐसे व्यक्ति अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर तीसरा भाव, पंचम भाव और नवम भाव पीड़ित हैं, खराब अवस्था में है, तो ये आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बनते हैं। इन भावों पर अगर ये भाव मजबूत हैं और मजबूत स्थिति में है तो ऐसी अवस्था में आपको संन्यास की ओर या आपको यह एक नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए तीसरा भाव जो है उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि तीसरे भाव को एक तरह से किले का दुर्ग माना गया है। तीसरे भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे हों, मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठे हों तो ये व्यक्ति की या जातक की रक्षा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तीसरे भाव में अगर अशुभ ग्रह भी विराजमान है, किंतु यदि तीसरा भाव शुभ ग्रहों से शुभ कर्तृयोग में है, अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित है या शुभ ग्रहों का उस पर दृष्टिकोण है या दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में वो एक लाभ देने की स्थिति में हो जाते हैं। तो यहाँ पर लाभ देते दिखाई देते हैं। तो इसीलिए तीसरे भाव, पंचम भाव और नवम भाव पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमें समझ लेना है कि अगर ये भाव जो है मजबूत हैं तो आपको आध्यात्मिक के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से सफलता प्राप्त हो सकती है। अब जो भक्ति है और संन्यास है, संन्यास का जो निरीक्षण है या संन्यास का जो विचार किया जाता है वो दशम भाव से किया जाता है। दशम भाव से हम संन्यास का विचार करते हैं। यदि आपकी पत्रिका में दशम भाव पर चंद्रमा, शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव है तो यह आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नई सफलता देते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए सबसे शुभ ग्रह जो माने जाते हैं वो शनि और बृहस्पति हैं। यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में शनि और बृहस्पति का आपस में कोई संयोग है, युति है या आपस में दृष्टि संबंध है, तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर एक नया आयाम देने का प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आपको अपनी पत्रिका को देखना है कि अगर आपकी पत्रिका में शनि और बृहस्पति का आपस में कोई संबंध है तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नई उन्नति देने का प्रयास करते हैं। तो पंचम भाव जो है, पंचम भाव से भी हम भक्ति का जो है, पंचम भाव जो है वो भी भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पंचम भाव से हम मंत्र साधना, पंचम भाव से हम मंत्रों का उच्चारण, पंचम भाव से हम अपने देवों की उपासना या हमारे इष्ट देव कौन है ये भी हम पंचम भाव से पता कर सकते हैं। तो पंचम भाव जो है वो भी भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी विद्यार्थी योग या साधना से संबंध रखते हैं उनके लिए धनु राशि और मीन राशि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि और मीन राशि के आगे जो राशियां हैं यानी कि मकर राशि और उसके पश्चात कुंभ राशि, ये धनु और मीन राशियों के बीच में ही पड़ती हैं। तो धनु राशि का संबंध गुरु से है, मीन राशि का संबंध गुरु से है और मकर और कुंभ राशि का संबंध शनि ग्रह से है। तो ऐसी अवस्था में इन दोनों ग्रहों और इन चारों राशियों का आपस में संबंध आपको योग और साधना में नई तरक्कियां देता है, नई ऊंचाइयां देता है। तो यदि आपके दशम भाव से चंद्रमा का संबंध है, शनि का संबंध है या गुरु का संबंध है तो यह आपको आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक क्षेत्र में नई सफलताएं दे सकता है, नए आयाम तक आपको पहुंचाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो धनु राशि है, धनु राशि को हमें देखना है कि धनु राशि आपकी पत्रिका में कितनी एक्टिवेट है, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति को देखना है कि बृहस्पति आपकी पत्रिका में धनु राशि और बृहस्पति कितने मजबूत हैं, क्योंकि किसी भी पत्रिका में बिना बृहस्पति की प्रबलता के कोई व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता, नहीं आगे बढ़ सकता। क्योंकि धनु राशि जो है वो आवेग आत्मा को सबसे कम गहराई तक ले जाने का प्रयास करती है। धनु राशि की ये अपनी एक विशेष पहचान होती है। और ऐसी अवस्था में जब धनु राशि के बाद मकर राशि आती है तो मकर राशि का मतलब यहाँ पर शारीरिक परीक्षण से होता है और यहाँ पर शारीरिक परीक्षण के बाद न्यायाधिकरण होता है।
अर्थात जब आप धनु राशि से गुजरते हैं और जब आप मीन राशि तक पहुंचते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले आपको शारीरिक परीक्षण, अर्थात जो लोग तपस्या करते हैं, तप करते हैं, जो लोग जल वर्षा, जो लोग किसी भी प्रकार के कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं। तपस्या का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो लोग धूप में, छाँव में, जो लोग वर्षा में, जो हर जगह अपने आप को बहुत सामान्य पाते हैं, अर्थात जो किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, वही सन्यासी या आध्यात्मिक जगत में उन्नति करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शारीरिक परीक्षण जो है वो शनि के द्वारा किया जाता है। अगर आपका शारीरिक परीक्षण में आप सफल हो जाते हैं तब आपको यहाँ पर न्यायाधिकरण यानी कि न्याय मिलता है, और न्याय का सीधा संबंध शनि देव से है, क्योंकि शनि देव हमारे मन में एक लालसा पैदा करते हैं, हमारे आंतरिक मन में एक लालसा पैदा करते हैं, एक प्यास पैदा करते हैं। तो शनि जो है वो वैराग्य को दर्शाते हैं। शनि ग्रह के प्रबल हुए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे जो मंत्रमुग्ध सन्यासी लोग हैं उनकी पत्रिकाओं का जब मैंने विश्लेषण किया और देखा तो मैंने ज़्यादातर पत्रिकाओं में ये पाया कि उनका नवम भाव और नवमेश बहुत शुभ अवस्था में है। उनका नवम भाव प्रबल अवस्था में है, उनके नवम भाव का संबंध जो है वो बृहस्पति से है, या नवम भाव में बृहस्पति बैठा है और वो सन्यासी प्रवृत्ति के हो गए। पूर्णमासी का चंद्रमा, यदि आपकी पत्रिका के नवम भाव में पूर्णमासी का चंद्रमा बैठा है या नवम भाव में बृहस्पति बैठा है तो ऐसे लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर होते हैं। वह आध्यात्मिक उन्नति अपने जीवन में अवश्य करना चाहते हैं। तो नवम भाव का संबंध चंद्रमा से, उच्च के चंद्रमा से, या नवम भाव का संबंध पूर्णिमा के चंद्रमा से हो या बृहस्पति से हो तो एक विशेष लाभ यहाँ पर आध्यात्मिक स्तर के लोगों को मिल सकता है। ये उनके लिए एक बहुत ही शुभ योग है। उसके पश्चात मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं में ऐसा भी देखा है कि जिन लोगों की पत्रिकाओं में पंचम भाव के और नवम भाव के स्वामियों का आपस में संबंध है, क्योंकि पंचम भाव हमारी आईक्यू लेवल को डिनोट करता है, हमारे आईक्यू लेवल को दर्शाता है, और नवम भाव जो है वो हमारी सुपर इंटेलिजेंस को दर्शाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और पंचमेश और नवमेश का संबंध कहीं भी पत्रिका में आपस में बनता हो, चाहे वो युति से बनता हो, चाहे वो दृष्टि संबंध से बनता हो, चाहे वो नक्षत्र के बदलाव से बनता हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के बहुत अच्छे योग बनते हैं। ऐसे लोग सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनको एक विशेष लाभ प्राप्त होता है और वो आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। देखिए, बृहस्पति के बारे में एक छोटी सी समस्या ये है कि बृहस्पति जो है वो एक रहस्यमय राशि यानी कि मीन राशि के स्वामी ग्रह, मूल ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जो है वो आपको जीवन में ना तो रहस्य देते हैं और ना ही आपको जीवन में उस प्रकार की शक्ति देने की कोशिश करते हैं जिससे आप संन्यास की तरफ बढ़े। किंतु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कठोरता से आपको कलयुग में या कठोरता से आपको इस सांसारिक युग में आपको ये दर्शाने का काम करते हैं कि आप किस तरह से धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो आप जिस बोझ को संन्यास की ओर बढ़ते हुए या आध्यात्मिक स्तर की ओर बढ़ते हुए जिस बोझ को आप झेलने का प्रयास करते हैं, बृहस्पति उस बोझ को कम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बृहस्पति को ज्ञान का देवता कहा जाता है, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपकी उसमें मदद करते हैं। और जब बृहस्पति के साथ में केतु मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा वाला काम हो जाता है, और भी ज़्यादा पत्रिका में आपके योग बन जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में दोनों ग्रह आपको शुभ फल देने का प्रयास करते हैं। एक और महत्वपूर्ण योग है जो मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं में देखा है, विश्लेषण किया है, वो ये है कि अगर आपकी पत्रिका के केंद्र स्थानों में उच्च का सूर्य हो या उच्च का चंद्रमा हो, या सूर्य जो है वो अपनी राशि में हो, चंद्रमा अपनी राशि में हो, या भले ही मित्र राशियों में क्यों ना हो, लेकिन केंद्र स्थानों में अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो ये भी एक सन्यासी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, क्योंकि सूर्य आरोग्य के देवता हैं, सूर्य जो है वो भक्ति के देवता हैं, सूर्य भक्ति प्रदान करते हैं, सूर्य त्याग प्रदान करते हैं, और सूर्य के कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है। और चंद्रमा से व्यक्ति के मन को बल मिलता है, व्यक्ति में एक मनोबल की स्थिति व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, और ऐसा व्यक्ति मन को स्थिर रख सकता है।
मन से चीज़ों को त्याग सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भावुक होगा, जो व्यक्ति इमोशनल होगा, वो सांसारिक सुखों का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को पत्रिका में देख लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों ग्रहों के भी केंद्र में होने से ये आपको एक विशेष लाभ देते हैं और इस विशेष लाभ से आपको संन्यास की ओर आगे बढ़ने में मदद प्राप्त होती है। बहुत सारे लोगों की पत्रिकाओं में मैंने ऐसा देखा है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कन्या लगन है। कन्या लगन में सूर्य द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। और 12वां भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि रहस्यमय प्रतिभा की परिपक्वता का सबसे अंतिम भाव है। तो 12वें भाव का स्वामी अगर केंद्र स्थानों में हो, अगर उच्च का हो या मित्र राशि का हो या स्वराशि का हो, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को संन्यास की ओर अग्रसर करता है। तो कन्या राशि के लिए या कन्या लगन के लिए मान लीजिए सूर्य अगर लगन भाव में बैठा है, तो काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार लगन में सूर्य को उच्च का माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में कन्या लगन वालों के लिए ये संन्यास या धार्मिक या अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति देने वाला ग्रह माना जाएगा और ये आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति को नई ऊंचाइयां दे सकता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का प्रीचर बन सकता है, किसी बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे प्रीचर्स बन सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको नई ऊंचाइयां देने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में हमें ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका पंचम भाव, आपका नवम भाव, आपका थर्ड भाव, ये तीनों बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने चाहिए। 5th और 9th का, यानी कि पंचमेश का और नवमेश का आपस में संबंध होना चाहिए। केंद्र स्थानों में आपका सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या भले ही मित्र राशियों में क्यों ना हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में अवश्य होना चाहिए। तीसरे भाव पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है और तीसरे भाव के दोनों तरफ, यानी कि इसको हमें ऐसे देखना है कि अगर तीसरा भाव या नवम भाव का स्वामी लाभ राशियों के बीच में है, अगर तीसरा भाव भी शुभ कर्तरी योग में है और नवम भाव भी लाभ राशियों के बीच में है, नवम भाव का स्वामी भी लाभ राशियों के बीच में है, तो ये भी आपको एक आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति देने का प्रयास करता है, आपको उन्नति देता है और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में नया आयाम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात और ध्यान देने वाली है कि हमने ये देखा कि हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और होती है कि 12वां भाव जो है, 12वें भाव के बारे में कहना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि 12वां भाव जो है, देखिए, एक तो वो आपका आपकी पत्रिका का 12वां भाव सबसे अंतिम भाव है। और 12वें भाव से जो है हम क्या क्या देख सकते हैं। 12वां भाव जो है वो कारावास है, 12वां भाव जो है वो निर्वासन है, यानी कि वनवास है। 12वें भाव से जो है हम बीमारी देखते हैं, 12वें भाव से हम खर्चे देखते हैं। 12वां भाव जो है वो शैया सुख को भी दर्शाता है और 12वें भाव से हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में मोक्ष को भी देखते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं। तो यदि 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, 12वें भाव में यदि अशुभ ग्रह बैठे हों, जैसे कि राहु, शनि, सूर्य, मंगल, ये अगर बैठे हों, तो ये व्यक्ति को अपराधी प्रवृत्ति का बनाते हैं। 12वें घर में अशुभ ग्रहों का बैठना आपको आपराधिक प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में शैया सुख प्राप्त नहीं होता। 12वें घर में स्पेशली अगर शनि मंगल होंगे तो ये व्यक्ति को चोर या हत्यारा तक बना सकते हैं। जो लोग ऐसी घिनौने अपराधों में लिप्त होते हैं, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार, ऐसी अवस्था में, तो उनका 12वां भाव जो है वो अशुभ ग्रहों से प्रभावित होता है। 12वें भाव में अशुभ ग्रह होते हैं। अगली श्रृंखला में आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा या कुछ और समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्णा।